लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनका मास कैसा होता है, इक्वल। मास कभी लॉस नहीं होता है, ना एक्स्ट्रा बन सकता है ना लॉस हो सकता है। जितना मास स्टार्टिंग में होगा उतना ही मास एंडिंग में होगा, पर आपको वो सारे प्रोडक्ट इकट्ठे करने पड़ेंगे। मान लो यहाँ पे रिएक्शन कर पाए, इसमें कोई धुआं बना है तो आपको वो सारा धुआं हुआ सारा सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा। कोई भी एटम लॉस नहीं होना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो क्या रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा। जितना रिएक्टेंट में उतना उसी को होना भी चाहिए। इसी बात है, तुम खुद सोचो ना एक्स्ट्रा क्यों आएगा। जब आपने ईट है ना 1 किलो सीमेंट लिया, 2 किलो रेती ली, मिक्स किया तो 5 किलो कैसे हो जाएगा। वो जो भी बनेगा वो 3 किलो ही तो होगा यार। अरे सही सही बात है कि नहीं बात है कि नहीं है। तो फिर ये लो तो बिल्डर के भी काम लगता है हर जगह, हर केमिकल रिएक्शन में बिल्डर के जहाँ केमिकल रिएक्शन है, जहाँ केमिकल रिएक्शन है ये लो लागू होता है। समझ गए। सेकंड लॉ थोड़ा सा कंसेप्ट वाला लॉ है। क्या कंसेप्ट समझिए। तो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लॉ ये बोलता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements by mass। सेम प्रोपोर्शन मतलब रेशियो लेना है। किनका रेशियो लेना है, मास का। अगर हम किसी कंपाउंड में एलिमेंट के मास का रेशियो लें तो वो रेशियो हमेशा फिक्स होगा। अब इसका मीनिंग क्या, तो वो समझ के देखो। देखो हमें एग्जाम्पल दो पानी का, H2O का, ठीक है। H2O में कितने H है, 2 H है। कितने O है, 2 O है। तो एक O है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है मास, 1 AMU। तो 2 का कितना होगा, 2 AMU। सही बात है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 AMU। एक ही ऑक्सीजन 16 AMU होगा। सही बात है। अब ये दोनों का इन दोनों का एटॉमिक मास आ गया। अब इन नंबर आ गया ना। अब इसका मतलब 2 और 16 नंबर आ गया। इसका प्रोपोर्शन लो, मतलब रेशियो लो, तो 1 जा और 8 जा। तो क्या रेशियो है, 1:8। ओके 2/16। हाँ तो 2/16 तो 1/8 नहीं है आंसर क्या। तो 1/8 को हम क्या लिखते हैं, 1:8। यहाँ रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, समझे कि समझे, क्लियर है, काटना में सही है। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया, 1:8। तो सबका ये है, सबका नहीं, ये हाइड्रोजन का है। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप दुनिया में से कहीं भी किसी भी जगह जाओ, कहीं से भी पानी लेके आओ, वो पानी होगा तो H2O ही होगा कि नहीं होगा। कैसा ऐसा ऐसा है क्या भाई, जो कुत्ते के गाँव में पानी है वो H3O है, मेरे गाँव में जो पानी है वो H8O है। पर पानी तो पानी H2O ही होगा। गंदा पानी तो H2O मॉलिक्यूल है, उस गंदे पानी में एक्स्ट्रा चीजें मिक्स है, पर पानी का मॉलिक्यूल तो H2O ही होगा ना। ओए समझा ना, ओए अब तेरे ऊपर कीचड़ चिपक गया तो थोड़ी पूरा बदल गया, पूरा तो वही है। उसी ही रहेगा। नहीं कम हुआ बोले नहीं। अबे फिर तू भी सुनने को ध्यान रहना, तू सब बोलती है तो ठीक है। मैंने से तो कहा था। हाँ मैंने कहा ना चिढ़ा जा मना सब मुझे मेरी कहता था तो मैंने भी चालू किया। क्यों जी भैया जो ने गमलू बना तो मैं कि तुम खबर लिया कि तू हां मैं तो बापू बेटा आवाज लेवा कर रहा था ऐसी ली ना इसके बाद तो बरोबर का तुम आता है कौन ये तू भी मतलब क्या है करता है विंडो मत खोलो और आप घर तक खोल दी ये हां सर जी फोन आ रहा था सर पूछ लो उसके लिए भी मार गई थी इसने अरे मैं नहीं बोली ये ना सर हमारे चैप्टर में मॉन्ट मोनेसी नाम का कुत्ता है। एक चैप्टर है कौन सा पेकिस, तो उसका ऐसा लिखा हुआ है कि वो जब तक जूता नहीं खाता ना अपने मालिक का उसका ऐसा लगता नहीं कि दिन उगा है। अच्छा तो बेटा अपने कुछ ऐसे ही है। जब तक तू एक छितर ना खाए गिलास में मेरे हाथ से, सर नहीं खाई जाती है ना, आज तो बच गया रे। पहले से मतलब देख तभी कितना उदास लग रहा है, छितर नहीं लग गया। अब लग जाएगी इसमें क्या। सर कल भी नहीं खाई थी परसों भी नहीं खाई ओके अब सुनो 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 सुनो। तो देखो H2O आप कहीं से ही पानी लेके आओ उसमें H2O ही होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो हमेशा मास का निकालोगे रेशियो 1:8 ही आएगा ना, आगे ना।
हर कंपाउंड में जो एलिमेंट का मास का रेशियो होता है वो सेम होता है। इतना एलिमेंट के मास का रेशियो सेम होता है, वो होना भी चाहिए। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हर जगह कंपाउंड एक जैसे रहता है। पानी का कंपाउंड हो जाए कहीं से भी लेकर वो H2O ही रहता है। इससे हमें एक चीज और समझ में आती है, यहाँ देखो ध्यान से। ओए, अगर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब सुनना ध्यान से, ओए ध्यान सुनना। देखो मेरे पास में एक 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 बात समझ, यार देखो मेरे पास में अगर 3 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन की बॉल है तो कितने H2O बनेंगे? H3O। कितने H2O बनेंगे? एक। H2O हाँ, एक ही बनेगा। ये बन गया, ये बन गया H2O, तो ये हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा। तो ये हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा, सही बात है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं 6 हाइड्रोजन लूं, 6 हाइड्रोजन लूं और 2 ऑक्सीजन लूं तो कितने H2O बनेंगे? दो। दो। चेक करते हैं। दो रह जाएगी। 2 ऑक्सीजन है नहीं। तो एक के साथ में 2 H आ जाएंगे। H6 है। 6 हाइड्रोजन थे तो 2 ऑक्सीजन में 2 2 और 2 4 आ गए, तो कितने हाइड्रोजन बच गए? 2 बच गए। एक्स्ट्रा बच गया ना? एक्स्ट्रा बचेगा नहीं बचे? अरे बचे ना, पक्का? ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, ठीक है। मैं अगर लेट अस से 8 हाइड्रोजन लूं और 5 ऑक्सीजन लूं तो कौन बचेगा एक्स्ट्रा, बताओ? तो दोनों वो ऑक्सीजन बचेगा। ऑक्सीजन बचेगा। नहीं। चेक करते हैं। देखो 4 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो नहीं बचेगा। हर एक को ऑक्सीजन को 2 चाहिए H। अरे 2 H चाहिए ना, एक सेकेंड, बचेगा ऑक्सीजन एक हर एक को 2 H चाहिए ना भाई? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 8 तो यहीं पूरे हो गए हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के लिए 10 ऑक्सीजन लिए, 10 हाइड्रोजन लिए। भाई, है ना? नहीं बेटा तुझे बहुत कुछ लगता है। वन बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि यार अगर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसे रिएक्शन करवानी है कि कोई चीज एक्स्ट्रा बचे ही ना। जैसे कि देखो, अगर मैं लेट अस सपोज करो कि 12 हाइड्रोजन लूं, सही है, और 6 ऑक्सीजन लूं, तो मतलब कि कोई एक्स्ट्रा बचेगा क्या? नहीं। क्यों? 6 बार 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 हो गए, कोई एक्स्ट्रा बचा नहीं। अरे हाँ क्या ना? सही बात है। तो मैं अगर अब हम चाहते हैं कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे मिक्स करें कि ना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बचे, कोई वेस्ट ही ना हो भाई, ये तो अगर वेस्टेज ही है ना। अरे भाई अगर हमको बनाना हो H2O, तो हमारे पास में एक पोटली में हाइड्रोजन है, एक पोटली में ऑक्सीजन है। मैं चाहता हूँ कि कोई वेस्ट ना हो, जितना हाइड्रोजन है और जितना ऑक्सीजन से पूरा H2O बन जाए। और हम क्या जानते हैं कि H2O में 2 हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन होता है, सही बात है ना? है ना? तो कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमको ऐसे लेना है। तो हम कैसे मालूम पड़ेगा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि देखो अब यहाँ तो नंबर कैसे है 8 और 5, हम जानते हैं कि सच में अगर मैं 1 ग्राम भी हाइड्रोजन लूंगा तो कितने सारे इसमें हाइड्रोजन एटम होंगे? 6.022 मालूम है ना वो? सही बात है कि नहीं बात है? अरे हाँ क्या ना? तो हमें कैसे मालूम पड़े कि हम कैसे दो चीजों को मिक्स कर पाए कि कोई वेस्टेज ना हो चीजों? तो देखो वो हमको मालूम पड़ता है इसके रेशियो से। रेशियो क्या आया? 1 ग्राम और 8 ग्राम, तो 1 और 8। इसका मतलब ये है कि हर एक ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? मतलब वो 6.022 into 8 ऐसा। हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? 8। अगर मैं एक तरफ 1 ग्राम हाइड्रोजन लेके आ जाऊं और एक तरफ 8 ग्राम ऑक्सीजन लेके आ जाऊं, दोनों को मिक्स करूंगा ना, दोनों को मिक्स करूंगा ना, तो सब H2O बन जाएंगे, ना H बचेगा एक्स्ट्रा ना O बचेगा एक्स्ट्रा। 2 मिनट रुक जाइए, मुझे मालूम है। ये बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन लूं तो बताओ कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिएगा?
अगर मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन लूं तो कितने ग्राम मैं ऑक्सीजन लूं कि एक्स्ट्रा कुछ ना बचे? 24। तो बताओ 1 ग्राम के लिए कितना, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए? 3 ग्राम ना, 3 ग्राम। सुनना, 3 into 8। ये बहुत ही आसान है। कैसे करने का कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। देखो अपना कहाँ गया डस्टर? देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1/8 है। तो देखो ऊपर हाइड्रोजन नीचे ऑक्सीजन, क्या रेशियो है? 1/8। अच्छा अभी मैंने कितना हाइड्रोजन लिया है? 3 ग्राम। 3 ग्राम। कितना ऑक्सीजन मुझे मालूम नहीं है ना, तो उसको एक्स मान लो। 1/8, इसको इधर और इसको इधर, 3 8 जा 24, 1 इंटू एक्स, एक्स 24 ग्राम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपन जीएम ले तो आ जाएगा 100। इतना क्लियर है? तो अगर मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा और 24 ग्राम ऑक्सीजन लूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा बचेगा नहीं, सब पूरा पूरा H2 बन जाएगा। इससे हमें ये भी समझ में आता है। तो अगर ये रेशियो अगर आपको समझ है तो आपका सामान वेस्ट होने से बच जाएगा। आप समझ रहे हो? और ये कहाँ काम आता है? केमिकल फैक्ट्री में। तो फिर जो फैक्ट्री वाले, तो उनका भाई जो वेस्टेज है मतलब तो नुकसान ही हुआ ना, तो यहाँ के ना, सही बात है कि नहीं बात है? तो वो ऐसे काम करते हैं वहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ये अपने स्कूल में समझ गए? अरे भाई पक्का? ठीक है। अच्छा ओके, जब आप, अच्छा अगर मैं 20 ग्राम ऑक्सीजन लूं तो कितने ग्राम हाइड्रोजन लेना चाहिए? एक उबी रहे, 20 ग्राम ऑक्सीजन लूं तो मैं कितने ग्राम हाइड्रोजन लूं कि मेरा कोई वेस्टेज ना हो? तो मुझे हाइड्रोजन निकालना है। अगेन अगेन लिखो, हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन कितना आता है? 1/8। वो तो फिक्स है, हाइड्रोजन नहीं मालूम है ना, इसको मान लो x। ऑक्सीजन कितना है? 20 इज इक्वल टू 1/8। डिवाइड क्या बनेगा? अबे मल्टीप्लाई बनेगा ऊपर जाके, x इज इक्वल टू इधर 1/8 ही है और डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, तो 20 बन जाए 20 डिवाइड बाय 8, है ना? तो 2 4 5 जा और 4 2 जा, तो 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा तब जाके कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। समझे? मुझे लगा सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही तो पूछा है। सर 20 ग्राम हाइड्रोजन। तो मैंने ओ तो लिखा है वहां पे। हाइड्रोजन लेते ना सर तो 160। 160 एक सौ ऑक्सीजन आता, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई आई कि नहीं आई? क्या आई? समझ में आई? अच्छा हाँ थोड़ी, खुद ही बोले हाँ कोई तो आई है। है ना? समझ में आया? पक्का? डन? डाउट पूछो ना सर, क्या बोल? क्यों? सर ऑक्सीजन नहीं पूछना। ए बोल। सर ऑक्सीजन की गैस आती है, उसमें हाइड्रोजन। सर अकेला ऑक्सीजन जो कैन में आता है उसी तरह हाइड्रोजन भी आता है। आता है। आने वाले समय तो हाइड्रोजन की गाड़ियां भी आएगी, हमारा पेट्रोल पंप पर दिखेगा अकेला हाइड्रोजन। अकेला H2। सर हाइड्रोजन की लिखिए, ऑक्सीजन की अकेला नहीं, H2 के रूप में आएगा वो, पर हाइड्रोजन। दोनों को मिक्स करके 2003 में तो अगर उसमें रिएक्शन को प्रॉपर सामान चाहिए, घर पे लगे आओ पानी बनाओ। किसी ने नहीं बनाया। हाँ किसी ने क्या डेली बनाते हैं ऐसे? क्या इसमें क्या बनाना है? सर पानी बनाते हैं रोज। तो बनाते ही रखे, केमिकल रिएक्शन नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, बहुत आम केमिकल रिएक्शन है ये तो। हम तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन घर पे बना सकते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाँ एग्जाम्पल संडे को रखेंगे एक्सपेरिमेंट सेशन। नहीं सर ऐसे सही है ऐसे। नहीं एक दिन बोल रहा हूँ, अच्छा, संडे को हम एक दिन हम संडे को रखेंगे एक्सपेरिमेंट सेशन, जिसमें हम मैं बोलूँ सामान ला के रखना, फिर हम पूरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन को दिलाएंगे तो आ जाएगी वो पॉप साउंड आएगा फुच करके से। मस्त बढ़िया बट ए बहुत डेंजरस भी है, काम नहीं किया सीधा भुटका के बूम करके सीधा। इट इज वेरी हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस। सब बात समझ में आ रही है? इधर तक फाटेगा, वहां उतनी बढ़िया जाए। वो डिपेंड है बेटा वो कितनी गैस भरी है। नहीं फट जाएगा अच्छा मैं देख जितना तगड़ा प्रेशर उतना तगड़ा धमाका। समझा?
कुछ नहीं। ओए ये लॉ समझ में आया कि नहीं था बताओ। ओ भाई समझ में आया, आया ना समझ में। तो इसको और भी इसके एग्जांपल लेते हैं इस लॉ। बेटा बिल्डर समझ में आया? सर सबके यही होता है। नहीं बेटा सबका रेशियो अलग अलग आएगा ना, सबका मास अलग अलग होता है। सर तुम मार रहा है। देखो अभी हम एग्जांपल लेते हैं CO2 का। किसका लिया? सब देखना पड़ेगा यहाँ पे। इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, सही है। एक कार्बन का कितना मास होता है? 12 AMU। और 2 का कितना होगा? 32। एक का 16 होता है, सही बात है। रेशियो ले लो भाई, तो 2 6 जा 2 1 जा भाई 4 में काट दो, 4 में काट दो, 4 3 जा और 4 8 जा 32, सही है। इसका मतलब क्या हुआ? हर 3 ग्राम कार्बन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन सर सी मतलब कार्बन होता है। હવે એટલે જે વૈતું પોતે મળે हर 3 ग्राम कार्बन के लिए 8 ग्राम क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? यस सर समझ गए? तो अगर आप 3 ग्राम कार्बन लोगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन लोगे, ठीक है, तो क्या होगा? कोई वेस्टेज होगा नहीं। पक्का? क्या नहीं पक्का? डन। ठीक। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है? 3/8। अब मैं पूछूं आपको ऐसे कि अगर मेरे पास में 120 ग्राम कार्बन है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन? अच्छा ओके, कार्बन है। अच्छा मुझे बात बताना, ठीक है। मेरे पास में 120 ग्राम कार्बन है और 150 ग्राम ऑक्सीजन है। बताओ वेस्टेज होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा। वेस्ट नहीं होगा। सुनो सोचना कैसे है? देखो भाई हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे आंसर क्या आना चाहिए? 3/8। 3 और 8 आंसर आना चाहिए। अगर वो आ गया मतलब वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि देखो रेशियो फिक्स है ना। वो लॉ है ना, वो लॉ क्या बोलता है कि हर कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका मास का रेशियो कैसा होता है? सेम। तो कार्बन CO2 के लिए C और O का रेशियो कितना आना चाहिए? 3 और 8। अभी भी डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो 3 और 8 आया तो कोई वेस्टेज होगा नहीं, और अगर रेशियो नहीं आया तो वेस्टेज होगा। तो देखो 120 और 50 ऑक्सीजन कटा, 3 4 जा 3 5 जा, हाँ वेस्टेज होगा वेस्टेज। क्लियर है? समझ गए? अच्छा वेस्टेज होगा ना, तो कौन वेस्ट होगा बताओ? ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचेगा, कार्बन एक्स्ट्रा बचेगा? दोनों नहीं बची। चेक करते हैं। नहीं सर सर ऑक्सीजन कम होगा। हाँ ऑक्सीजन कम होगा ऑक्सीजन कम होगा। सी कम होगा एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन कम होगा पहले चेक कर लेते हैं ना भाई कौन एक्स्ट्रा बचेगा। एक्स्ट्रा तो कार्बन बचेगा। भाई एक्स्ट्रा कौन बचेगा वो चेक कर देखो। तो ये एक काम करो, किसी एक को पकड़ लो, है ना। सी हम चेक करते हैं भाई 120 कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, निकाल लेते हैं पहले। अब यहाँ के ना, तो 120 कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए नहीं मालूम है, निकाल लेते हैं। ये ऊपर और ये यहाँ पे, सही है। तो 120 इंटू 8 और ये इधर 3 इंटू x। डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। अरे यहाँ के ना 320 ग्राम क्या चाहिए था? ऑक्सीजन। भाई 120 के लिए 320 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कम पड़ गया ना, सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, कम पड़ रहा है, खत्म हो जाएगा, तो कौन बचेगा? एक्स्ट्रा कार्बन। 120 को कितना चाहिए? 320 चाहिए, पर है कितना? 150। कम पड़ रहा है ना, ऑक्सीजन थोड़ा कम पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा कौन बचेगा? कार्बन। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई समझे कि नहीं समझे? पक्का? डन। अगर उसको 160 किया और तो उसको 60 किया तो रेडी हो जाएगी। ठीक है भाई, इतना क्लियर है भाई? डन। ओ बना चलिए, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, समझ गए? यस सर क्योंकि तो ये लॉ क्या बोलता है, आप पढ़ो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट a chemical compound always contain
एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन, मतलब सेम रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय मास। उनका मास का रेशियो कैसा आएगा? सेम। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? डन? गारंटी? समझ गए? ठीक। सर किसी का 8 हो तो 8 है। हाँ बेटा, 8 और 8 सेम। 0 तो बेटा वो कंपाउंड देखना पड़ेगा, तो 1 ही हो जाएगा ना। तो 1 हो जाएगा। वो 1 होने को तो भाई हो सकता है, सर उसके लिए देखना, घुटना पड़ेगा हमको। 1 सर उस जिसकी O3 है तो उसका तो कोई रेशियो नहीं होगा ना। O3 है तो उसका तो कोई रेशियो ना नहीं 3 बनूंगा। बेटा वो कंपाउंड है ना, तो अकेला उसका क्या रेशियो है? मतलब ऐसे कोई हो बस वो अकेला ही हो तो होगा ही नहीं ना। वेरी स्टार अप। अरे स्टार अप ले ले खबर नहीं पड़ती वाली। देख बेटा, ए ओए, पहली बात तो बेटा तू ओ को ले क्यों रहा है? यहाँ पे बोला इसमें क्या है, कंपाउंड लिखा है। कंपाउंड में कितने एलिमेंट चाहिए? 2। ओ में तो एलिमेंट एक ही है, तो ये लॉ कंपाउंड के लिए लागू है। ठीक है दीपक ये भाई, सबको क्लियर है? ये क्लियर? अब आ जाओ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। डाल्टन इसमें डाल्टन है कि नहीं है? सर पेज नंबर इसमें डाल्टन नहीं है शायद। ये इसमें नोट्स में डाल्टन है? डाल्टन नहीं है भाई। नहीं है सर। लो कोई नहीं, एक्चुअली मैंने डाल्टन को उसमें डाला होगा, चैप्टर 4 में। कोई बात नहीं, एक बार सब बुक खोल लो। देखो बड़ा ही सिंपल सा उसका लॉ है। सारे बच्चे डाल्टन एटॉमिक लॉ पेज नंबर 32 पे आ जाओ। 32 पेज नंबर पे आपको वो एक भाई साहब का फोटो दिख रहा है, वो भाई साहब के फोटो के नीचे आ जाओ, उधर पॉइंट लिखे हुए हैं। ओके, अब देखो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ये पहला अटेम्प्ट है अपने आसपास की चीजों को समझने का। इससे पहले भी अटेम्प्ट हुआ, हाँ इससे पहले भी अटेम्प्ट हुए नहीं ना, पर वो देखो हर कोई इतना बढ़िया समझा नहीं पाए। पता है हम चैप्टर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमने क्या बोला था कि एटम पार्टिकल बोला था हमने, फिर इसको हमने क्या बोला अभी इस चैप्टर में? एटम, वो मॉलिक्यूल बोला, कंपाउंड बोला। इस चैप्टर में हम यहां तक पढ़ेंगे कि भाई कि एटम अब आगे टूट सकता नहीं, एटम के टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, फिर चैप्टर 4 में देखेंगे नहीं, एटम के टुकड़े होते हैं, एटम के टुकड़े होते हैं। एटम के अंदर भी बहुत सा सामान फिट है। अब एटम इतना छोटा, उसके अंदर भी बहुत सारा सामान फिट है, तो वो कितना छोटा है? तो उसके अंदर भी सामान है ना, उसके अंदर भी सामान फिट है। अंदर भी उसके अंदर नहीं फिर नहीं, तो उसके अंदर स्ट्रिंग्स है और बाद में स्ट्रिंग आर जस्ट एनर्जी, फिर कुछ नहीं। तो ठीक है ना। देखो अभी ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, ये सरासर झूठी बातें पढ़ रहे हैं, क्योंकि डाल्टन की बहुत सी बातें झूठ थी। पर ये क्या है, ये हम क्यों पढ़ते होता है? ताकि हमको समझ में आए कि साइंस डेवलप कैसे होती है। समझ रहे हो भाई? उस समय भाई देखो इतने बड़े बड़े तो सामान थे नहीं कि भाई एक्सपेरिमेंट कर सके, तो सामान अवेलेबल था उससे जो सही है कि नहीं है? टूर करने में तो कहने का अर्थ ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे नई नई पुरानी बातें, जो पुरानी बातें हैं, सारी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बातें झूठी साबित होती है, और जो उस चीज में क्या जाता है, नई बातें आ जाती है। पर जब तक हम पुरानी बातें पढ़ेंगे नहीं, हम मालूम कैसे पड़ेगा गलती क्या हुई है? आप इसको मैथ की तरह ही बैठा, मैं क्या बोलता मैथ्स में चैप्टर 8 में कि आप अगर गलत बात बोलोगे नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने वो क्या गलत है क्या सही है? आप गलत बोलोगे तो बोलोगे नहीं नहीं बेटा ये गलत बोला तुमने, बोले ऐसा क्यों? तो ये इसलिए गलत है, तो माइंड में आएगा कि हाँ भाई ये बात गलत है, तो नेक्स्ट टाइम वो तो बात बोलने से रुकेगा कि नहीं ये बात तो गलत थी, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत। कभी कभी गलत बातों को भी पढ़ना जरूरी होता है कि वो क्यों, ताकि हमें समझ में उन्होंने गलती क्या की थी। ठीक है, तो डाल्टन ने बहुत सी बातें बोली, वो सही भी थी, ठीक है, कुछ बातें गलत भी थी। तो डाल्टन ने क्या, देखो उस समय देखो इतना मालूम पड़ गया था कि एटम्स होते हैं, एटम्स को कोई चीज है अंदर,
अब एग्जैक्टली देखो, ये जो बात है ना, इसे डाल्टन मानेगा, आप बात नहीं मानोगे। एटम, मॉलिक्यूल, इन सब साइंटिस्ट ने पता है इनको पता मानना कब चालू किया, आज से कुछ 100 साल ही हुए हैं। डाल्टन तो बहुत पहले हुआ था उससे भी। डाल्टन जब वही बात बोली कि एटम एटम कुछ चीज होती है, तो कोई मानने को तैयार भी नहीं था। समझ गए? ओके। तो उस समय डाल्टन ने कुछ बातें बोली थी। डाल्टन ने बोला कि हमारी तरफ आसपास की हर चीज बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, और उनको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? उसने तर्क ये दिया कि अगर आप चीजों को तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, तो लास्ट एक ऐसा स्टेज आएगा जब वो टूटेगा नहीं, और उसी को क्या बोलते हैं अपन? एटम। उसने ऐसा बोला। एटम टूट नहीं सकता, वो इनडिविजिबल है। सही है, हम पेपर फाड़ेंगे तो टुकड़े होंगे, और टुकड़ा करो और करो और करो, उसको वो छोटा वो छोटा छोटा एक समय से वो आगे टूटेगा ही नहीं। बस वो इनडिविजुअल जो पार्टिकल है वो एटम। उसने ऐसा बोला, इसलिए से अनुमान लगाया। भाई सही बात है कि नहीं है? क्लियर है? तो डेल्टन की अपन एक एक बात पढ़ते हैं। ध्यान रखना, डेल्टन ने ये बातें अपने जमाने के हिसाब से बोली थी, उस समय जो साइंस का नॉलेज था उसके हिसाब से। तो वो किस में पैदा हुआ था? 1766 में। 1766 में, तो कितने साल हो गए? 1866, 1966। ठीक है, 200 साल तो ये हो गए, और 30 40 साल ये मान लो, और ये तो 260, 260 या सब 260 या 70 ईयर्स हो गए, 270 ईयर्स हो गए, सर तो एग्जाम में था। ऑलमोस्ट 300 मान लो बोलिए, तो ऑलमोस्ट 300 साल पहले की बात है ये। उस समय कोई इतनी साइंस एडवांस नहीं थी, तो उस समय के हिसाब से उसने ये बात बोली। ठीक है, तो पहली बात पढ़ते हैं डेल्टन। चलो, अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, देखो क्या बोलता है? ऑल मैटर, कोई भी चीज, वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, है ना, या मॉलिक्यूल हो, कोई भी हो, ऑल मैटर, हर चीज, आपके चारों तरफ की हर चीज जो है वो किससे बनी है, तो वो बोलेगा अभी। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, पॉइंट भी लिखेंगे उसके एक एक करके। सर अगर एग्जाम में मुझे कैन एटम बी डिवाइडेड फर्दर तो क्या लिखिए? अगर ये चैप्टर आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है एग्जाम में, फाइनल तो यस, फाइनल में तो यस, इट कैन बी डिवाइडेड श्योरली। यहाँ पे तो ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू डेल्टन इट कैन बी डिवाइडेड, बट इन जनरल इट कैन बी डिवाइडेड। तुक्का मारना। Legends. देखो तो According to legends, answer. Then, but comma कर दे. According to that, it connected. It can. Legends पांचवा है। General, it can be. मतलब देखो, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके शब्दों को पढ़ना। अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर, हर चीज, वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कोई भी हो, वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर, कुछ भी, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। हर चीज से बनी है एटम से। अब उसका पहला पॉइंट पढ़ो। द पोस्टुलेट, मतलब उसकी उसकी कही हुई बात है। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। उसका फर्स्ट पॉइंट, all matter is made of very tiny particles called atom, which participate in chemical reaction। तो वो क्या बोलता है? everything, every matter, ओके, किससे बना है? टाइनी पार्टिकल्स, और उसने उनको क्या बोला? एटम। एटम का मतलब क्या होता है? ए और टॉम, एटम, ए मतलब नो, और टम मतलब कट, जो कट नहीं सकता है, इसको एटम बोलते हैं। ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, तो उसने इसको एटम बोला, जो कटता नहीं है। ठीक है, एक टॉम। ओके। उसने ये भी बोला कि ये इनडिविजिबल है, ये टूटता नहीं, आगे बोलेगा देखो ये। तो एटम आर इनडिविजिबल। सेकंड पॉइंट, एटम कैसे हैं? इनडिविजिबल, टूटेंगे नहीं, आप एटम को और तोड़ नहीं सकते। एटम कैसे हैं? इनडिविजिबल है। समझ गए? विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। देखो, वो हमने क्या पढ़ा था? देखो, पता है डेल्टन ने ये तो थ्योरी कब दी? जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो सब बन गए थे,
उन्हीं लॉ को उसने समझाने के लिए थ्योरी दी है। उसने क्या बोला कि देखो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्स मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होता है, चेंज नहीं होता। तो मतलब अगर आप एक केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट में अगर 10 एटम होंगे तो प्रोडक्ट में कितने 10 ही एटम होंगे। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? तो बोलते कि नंबर ऑफ एटम ना तो एक्स्ट्रा बनेंगे केमिकल रिएक्शन में, ना एक्स्ट्रा कम होंगे, एटम उतने ही रहेंगे। वो जब एटम उतने रहेंगे तभी तो मास सेम रहेगा ना, बंदे उतने रहेंगे, बंदे तो उतने रहेंगे। अरे हाँ के ना, हाँ भले ही वो कुछ और बन गया हो, सही बात है। अब वो हाइड्रोजन से पानी बन गया हो, पर रहेंगे तो उतने ही जितने वो गए होंगे अंदर, सही बात है। तो एटम वो इनडिविजिबल है, ठीक है, और वो ना तो क्रिएट होते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड Neither created nor destroyed. और नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो बन सकते हैं एक्स्ट्रा ना डिस्ट्रॉय हो सकते इन रिएक्शन। ये शॉर्ट फॉर्म रिएक्शन, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट पढ़ो, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यू क्या बोलता है, अगर सेम एलिमेंट का एटम है, सेम एलिमेंट का एटम है, तो उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, सेम, मतलब फिजिकल भी। अब यार मैं ऑक्सीजन तलोद से लेके आऊँ कि मेरे गांव से लेके आऊँ, वो काम तो सुनने में आती है ना। अरे हाँ के ना, आप एलिमेंट कहीं से भी लेके आ जाओ, मैं हाइड्रोजन का एटम अफगानिस्तान से लेके आऊं, मैं हाइड्रोजन का एलिमेंट बांग्लादेश से लेके आऊं, वो काम तो उसी में आएगा जिसमें आना चाहिए, उसका मास उतना ही होगा। सेम एटम का एलिमेंट है तो वो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम, Same. सही बात है। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और अगर एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी, मास भी अलग अलग होगा। सर अभी देखा था ना, हाँ, क्या देखा था, देखा था क्या एटम नहीं। तो सर अगर मास अलग होता है तो सर जैसे 1:8 आया, वैसे ही सर दूसरे का आया ना 8। नहीं, वो ये बात रेशियो की नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो अगर दूसरा एलिमेंट होगा ना उसका मास 1 नहीं होगा, फिर उसका मास फिर अलग हो, कि वो अलग अलग एलिमेंट, समझ गए। ऑक्सीजन का 16 है, इससे हर का अलग अलग है कि नहीं है, वो बोल रहा है कि सेम एलिमेंट है, सारे हाइड्रोजन है तो सबका बने ही हो, भले वो कोई भी हो, पर अगर ऑक्सीजन और कार्बन है वो अलग अलग है तो उनका मास भी कैसा होगा, अलग अलग, और प्रॉपर्टी भी अलग अलग, वो काम में भी अलग अलग आएंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका जो मास होगा कैसा, मास और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, डिफरेंट। समझ गए। नेक्स्ट, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एटम हमेशा फिक्स रेशियो में ही जुड़ते हैं, 1:8, सही है ना। H2O में कार्बन में क्या था, कार्बन में CO2 में क्या था, 3:8। ये 3:8 लिया, 3:8 लिया, नहीं कुछ जरूरी नहीं ये है, एलिमेंट कौन सा है? नहीं वो हर कंपाउंड का फिक्स है, पर ऐसा पॉसिबल है कि किसी और का भी वो आ जाए, ओके, तो वो हमको चेक करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये वो मैथ का रेशियो बेटा, आप समझ रहे हो। कौन सा जैसे कि जैसे कि 1 अगर मैं बात करूं 8/64 की तो भी कितना आएगा, 1:8। मैं बात करूं 2/60 तो भी कितना है, 1:80 तो आएगा, तो यहाँ के ना, तो रेशियो है वो रेशियो सेम हो सकता है अलग अलग, दो कंपाउंड पर किसी एक का, जैसे कि H2O है उसका 1:8 ही रहेगा, ऐसे नहीं भाई मैं H2O कहीं और से लेके आया उसका अलग आएगा, ऐसा नहीं, H2O का सबका सेम रहेगा। सर दो अलग अलग कंपाउंड का मास सेम हो सकता है ना।
मास क्यों हो सकता है? डेफिनेटली, क्योंकि वो तो मिलके बने ना। अकेले का, अकेले एटम का अलग अलग होगा, पर वो मिला कर तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डाल्टन सर मतलब पॉइंट पे नहीं होगा ऐसे ना, और फिफ्थ ऐसे नहीं बोलता। हाँ, होल नंबर होंगे, ठीक है। सर ये सर 5.5 है। ये उनका स्मॉल होल नंबर टू कंबाइन द, ये उनकी बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है उनके नंबर की। ओए सुनो 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 सुनो, ओए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो रेशियो है वो मास का रेशियो है। किसका रेशियो है? और डेल्टन जिसकी बात कर रहा है वो उनके नंबर का रेशियो। देखो H2O में कितने H है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 1। उनके नंबर का रेशियो कितना है? 2 और 1। मतलब हर 2 हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 1। ये नंबर का रेशियो है। वो मास का रेशियो था, 1:8। मतलब हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? 8। वो मास का रेशियो था, वजन का रेशियो था। समझ गई? ये इनके नंबर का रेशियो। समझ गए? अरे समझ गया ना? जैसे देखो, मैं लिखूं एग्जाम्पल के लिए Al2O3, यहाँ कितने एल्यूमिनियम है? 2। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो इनके जो नंबर का रेशियो है वो कैसा है? वो तो होल नंबर ही होगा ना। इनका जो नंबर का रेशियो कैसा होगा? से मतलब हर 2 एल्यूमिनियम, अगर 2 एल्यूमिनियम है तो आपको 3 ऑक्सीजन चाहिए ये बनाने के लिए। अगर आप 2 एल्यूमिनियम लेके आ गए और 2 ऑक्सीजन लेके आए तो ये नहीं बनेगा। सर क्लोराइड और ऑक्सीजन हाँ, तो बेटा क्लोराइड ऑक्सीजन आपस में मिक्स नहीं होते, ना वो केमिकल रिएक्शन अपने मन से नहीं होती। सर लेने में कैसा है? नहीं ना, वो गलत है, केमिकली गलत है। तो सर हाँ, उसका तो इसका इसका बन सकता है। 5.5 अरे उनका मास का नहीं है रेशियो ये, डेल्टन उनका। इसमें कितने एन है? कितने सीएल है? एक। उनका नंबर देखना है हमको। डेल्टन नंबर बोलता है, वो वजन का रेशियो है। वहां पे मैंने मास देखा था, वो हो सकता है पॉइंट। अब वैसे देखा जाए तो रेशियो पॉइंट में नहीं हो सकता। पता है क्यों? देखियो, जैसे कि सोडियम का होता है 23, इसका होगा 35.5। पता है मोती वालों में क्या क्या मतलब होगा रेशियो का? डिवाइड करना है तो पॉइंट नीचे है, 0 का आएगा ऊपर, हो गया वो नंबर। तो उनका मास का रेशियो लेगी तो होगी, पॉइंट होगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा। तो मास का रेशियो हो गया, नंबर का रेशियो, दोनों सेम ही रहेंगे, दोनों होल नंबर में आएंगे। समझ गई? ओए अब 5 देखो, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो जो उनका रेशियो रहता है, रेशियो वो कैसा रहता है? होल नंबर का रहता है। क्लियर है? अब 6, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? देखो बहुत देखो, रिलेटिव नंबर वो बोलता है कि मान लो कि Al2O3 है, उसमें एल्यूमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3। मतलब अब कहीं से भी लेके आ जाओ Al2, ये वाला कंपाउंड, उसमें 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन ही होंगे, उनका नंबर सेम ही होगा। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं? समझ गए है ना? अच्छा, वो बोलता काइंड, बोल रहे ऐसे वर्ड यूज किया, काइंड मतलब अगर मैं कहीं से भी पानी लेके आऊं, ऐसा तो नहीं कि भाई जो पानी कुत्ते के गांव में है उसमें तो हाइड्रोजन है और सल्फर है, मीठा पानी हो गया। वो पानी नहीं है भाई। अगर पानी है तो उसमें H और O ही होंगे, सेम काइंड के एटम होंगे, ठीक है। एटम का नंबर भी सेम रहता है और वो कौन से एटम वो भी सेम रहता है, वो तो होना ही चाहिए, सीधी सी बात है। सर जिसका रेशियो 2/1 आया और दूसरे का भी 2/1 आया तो वो वाटर हो सकता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे पॉसिबल है। वो तो फिर देख, तो ये लगता है कि हमको सारे कंपाउंड मालूम पड़ गए आज तक? नहीं, हम तो खोज रहे हैं कि अब तो कोई मिल जाए तो मैथ से ना तो कटने के बाद आंसर आएगा, ये तो किसी का भी आ सकता है, सिर्फ उसको गोठवना ही तो है ऐसे। समझ गया ना? तो वो हम नहीं हो सकते, ठीक है।
पर इतना हो सकता है कि अगर हाइड्रोजन का 1 एबी मास है तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही है, और कोई दूसरा एटम है ही नहीं, सबका अलग अलग है। कि मतलब अभी तक जितने एटम मिले हैं, सबका अलग अलग ही है, प्रूफ है इसका भी, है ना। कंपाउंड का सेम हो सकता है किसी का, पर अगर एक एटम को देखिएगा तो एटम का सबका अलग अलग होगा। समझा नहीं समझा? तो भैया ये है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक। और हम देखेंगे कि डेल्टन की सब बातें सही है, 2 बातें गलत है, एक बात गलत है। इसका पॉइंट नंबर 2, एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम टूट नहीं सकता, टूट सकता है। इसकी ये बात गलत साबित होगी चैप्टर नंबर 4 में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आएगा। चैप्टर खत्म, ठीक है। सर बाय। चलो अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ये बंद कर ले लेक्चर, वो ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले।